Good afternoon, sir. Good afternoon. स्टार्ट करते हैं. गुड आफ्टरनून. स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 21. If the equation of a state for a gas with internal energy U is PV is equal to U by 3, then the equation for an adiabatic process. आपको फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन से एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट मैंने जनरली लास्ट लेक्चर में आपको फाइंड करना किया है, बट अब की बार यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ स्टेट गिवन है आइडियल गैस के लिए और इक्वेशन ऑफ स्टेट एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फाइंड करना है. और यहाँ पे पर्टिकुलर जो सिस्टम है उसके लिए आइडियल गैस वर्ड यूज नहीं किया है, ये गैस वर्ड यूज किया हुआ है. फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस dq is equal to 0. By using first law of thermodynamics, dq can be written as du plus dw. और हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम के लिए गैस के लिए वर्क डन pdv. तो dq du plus pdv और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये टर्म 0 बनेगा. अब आपको ऑप्शन में एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन है वो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ है 4 ऑप्शंस में, तो ये आप इंटरनल एनर्जी को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं. By using this relation, internal energy can be written as 3 times of pressure into volume plus pdv is equal to 0. ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल करेंगे. 3 कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम, प्लस 3ss वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन प्रेशर, प्लस pdv is equal to 0. अब चेंज इन वॉल्यूम वाले टर्म एक साथ नोट करेंगे तो ये 4 pdv प्लस 3v dp is equal to 0. डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. dp by p, बाकी टर्म अनदर साइड. ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इंटीग्रल करेंगे. इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करेंगे. लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन ln ऑफ p इज इक्वल टू -4/3 ln ऑफ v, और ये कांस्टेंट को आप नेचुरल लॉग फॉर्म में किसी अनदर कांस्टेंट के टर्म्स में नोट कर सकते हैं. कांस्टेंट का लॉगरिथमिक पार्ट भी कांस्टेंट बनेगा. अब these टू टर्म को सेम साइड नोट करेंगे. ln ऑफ p प्लस 4/3 ln ऑफ v इज इक्वल टू ln ऑफ एनी कांस्टेंट. लॉग प्रॉपर्टी से ये पावर में नोट करेंगे मल्टीपल फैक्टर, और log a प्लस b, log a into b आप नोट करेंगे. बोथ साइड से एंटी लॉग लेंगे तो आपको एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट कंफर्म हो जाएगा. pv पावर 4/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट. थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया. आप प्रैक्टिस के लिए रिपीट कर सकते हैं. अगर प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन आपको 2/3 दिया होगा, 2/3 ऑफ u दिया हो, तो आइडियल ये एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा. जैसे रिपीट करना है, आप ये रिलेशन को यूज किए थे, ऑल स्टेप्स आपको फॉलो करा दिए, ये रिलेशन आपको बता दिया. अगर आप ये इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करेंगे, एंड व्हाट इज द एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, इस फॉर्म में आपको डिफाइन करना है. तो गामा वैल्यू को आपको कंपेयर करना है. स्टेप्स जस्ट रिपीट करना है. pv की पावर 5/3 मेमोरी बेस बताया सर, किया हुआ है पहले. इसके लिए ट्राई कर लेंगे. ये नहीं किया होगा. ये ट्राई कर लेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 22. पेज नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 22. सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड पे जाइए प्लीज. ओके सर. इससे पहले वाली स्लाइड शो कर दीजिए.
Page number 9, problem number 22. The internal energy of n moles of a gas is given by E is equal to 3 by 2 nRT minus A by V, where V is the volume of gas at temperature T and A is positive constant. 1 mole of the gas in state T1 V1 is allowed to expand adiabatically into vacuum to a final state T2 V2. The temperature in final state T2 is. आपको n मोल के लिए एनर्जी दिया है और स्टेटमेंट में गैस वर्ड है, आइडियल गैस नहीं है, और यह एक्सप्रेशन से भी आपको कंफर्म होना चाहिए कि गैस आइडियल गैस नहीं है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम 2 पार्ट पे डिपेंड करता है, जबकि आइडियल गैस के लिए ओनली टेम्परेचर का फंक्शन है, क्लासिकल आइडियल गैस की। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को अगर आप यहाँ पे एनालॉजी करें तो मैंने एडियाबैटिक एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम फ्री एक्सपेंशन में हिंट किया था, और फ्री एक्सपेंशन के लिए इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, सॉरी फ्री एक्सपेंशन के लिए एनर्जी कंजर्व रहता है और ये इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहता है, ये आपको पहले नोट कराया। तो बोथ स्टेट के लिए जो यहाँ पे स्टेट 1 और स्टेट 2 बोथ के लिए एनर्जी आप इक्वेट कर सकते हैं, और स्टेटमेंट में मेंशन किया है 1 मोल, तो 1 मोल के लिए ये जो यहाँ पे n दिया हुआ है इसको 1 कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेट के लिए एनर्जी E1 कैन बी रिटन एज 3 by 2 R T1 minus A by V1। सेकेंड स्टेट के लिए एनर्जी 3 by 2 R T2 minus A by V2। आपको टेम्परेचर फाइंड करना है, तो टेम्परेचर T2 3 by 2 R T2 इज इक्वल टू 3 by 2 R T1, ये अनदर साइड ले जाएंगे तो प्लस हो गया, ये एक कॉमन ले सकते हैं। अब ये 3 by 2 R से डिवाइड कर दीजिए, ये ऑप्शन में कंप्लीट है। The temperature T2 is T1 plus 2A by 3R multiplied by 1 by V2 minus 1 by V1। थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। Next problem, page number 13, problem number 14. Page number 13 पे problem number 14. Two idle gases in a box are initially separated by a partition. Let N1 V1 and N2 V2 be the number of particles and volumes occupied by the two systems. यहाँ पे पार्टीशन प्लेस किया हुआ है, सेपरेटली बोथ कंपार्टमेंट में आइडल गैस फिल किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 वॉल्यूम V1, सेकंड पार्ट के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 वॉल्यूम V2। व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम। आपको टेम्परेचर T के लिए आपको हिंट करना है, जब आप ये पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बोथ गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिक्स होंगे और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 प्लस L2 और ये टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप आइडल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट अप्लाई करें PV इक्वल्स टू NKT, प्रेशर फाइंड करने के लिए आप NKBT बाई V ये रिलेशन आप यूज कर सकते हैं, और N के प्लेस पे आपको आफ्टर रिमूवल ऑफ पार्टीशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे N1 प्लस N2 है और वॉल्यूम V1 प्लस V2 है, ये ऑप्शन में आप कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 25, प्रॉब्लम नंबर 18। आइडल गैस के लिए प्रोसेस आपको डायग्राम में शो किया है और वर्क डन फाइंड करना है, बहुत जल्दी से ट्राई करें। सर एक बार बैक साइड शो कर दीजिए। ओके सर। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कंपेयर कर लेंगे। 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ABC इन PV डायग्राम।
as shown in the figure. The segment BC is horizontal while AB is vertical. The coordinates of A and C are V0 twice P0 and twice V0 P0 respectively. They are joined by an isotherm. The total work done is, आपको PV डायग्राम दिया है और आपको वर्क डन फाइंड करना है. प्रोसेस आपको साइक्लिक प्रोसेस गिवन है. अगर पीवी डायग्राम है तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन आपको इन किया था एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल, बट आप यहाँ पे एरिया इजीली नहीं फाइंड कर सकते हैं क्योंकि जो शेप है यहाँ पे ये ट्राइंगल नहीं बनाया. अगर ट्राइंगल होता तो आप इजीली एरिया से आप रिजल्ट को फाइंड कर लेते. ये कर्व्ड पोर्शन होने की वजह से एसी यहाँ पे जो लाइन है वो कर्व, ये एसी कर्व आपको दिया हुआ है, तो इससे आप इजीली एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल करके इजीली नहीं फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको 3 इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा. W वर्क डन फॉर A to B प्लस वर्क डन फॉर BC प्रोसेस एंड वर्क डन फॉर CA प्रोसेस. ये 3 इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए आप वर्क डन फाइंड करेंगे. तो वर्क डन फॉर A to B प्रोसेस आप कंपेयर कर सकते हैं इस डायग्राम से. ये वर्टिकल लाइन आपको शो किया हुआ है, इट मींस ये सेम वॉल्यूम के लिए आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 आएगा. नेक्स्ट BC प्रोसेस हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है, इट मींस ये आइसोबारिक प्रोसेस है, सेम प्रेशर के लिए है. और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको C के लिए आपको ट्वाइस V0 और P0 ये वैल्यूज दी हुई हैं. A पॉइंट के लिए V0 और ट्वाइस P0. इस पॉइंट पे प्रेशर ट्वाइस P0 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P0 है, इस पॉइंट पे वॉल्यूम V0 और इस पॉइंट पे वॉल्यूम ट्वाइस V0 है. तो आप यहाँ पे BC प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है एट प्रेशर P0 पे, तो इस P को आप P0 नोट कर सकते हैं. प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है जब B से C पे जा रहे हैं V0 से ट्वाइस V0. ये कांस्टेंट प्रेशर को आउटर में नोट किया, इंटीग्रल dV V में कन्वर्ट हो गया, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट प्लेस करेंगे तो ये P0 V0 वर्क डन आ गया. नेक्स्ट वर्क डन फॉर C2A प्रोसेस एंड C2A प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस. ये स्टेटमेंट में आपको मेंशन है दे आर जॉइंड बाय एन आइसोथर्म. तो एक C2A प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑन एन आइडल गैस. और फिर से वर्क डन फाइंड करेंगे. C पॉइंट पे वॉल्यूम है ट्वाइस V0 और A पॉइंट पे वॉल्यूम है V0. प्रेशर चेंज हो रहा है बट इस प्रेशर को आइडल गैस के लिए आप स्टेटमेंट में मेंशन है 1 मोल, तो PV इक्वल्स टू RT इक्वेशन आप यूज करके RT/V नोट कर सकते हैं. और टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो ट्वाइस V0 से आप V0 आप इंटीग्रल करेंगे, ln ऑफ V बनेगा, फाइनल वॉल्यूम V0 है और इनिशियल वॉल्यूम ट्वाइस V0 है. बट टेम्परेचर का आपको आइडिया नहीं है. इस RT को आप फिर से इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आप चाहे C पॉइंट पे अप्लाई करें चाहे A पॉइंट पे अप्लाई करें, PV इक्वल्स टू RT होता है. प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आप जो करेंगे तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं बोथ पॉइंट पे. इस प्रोसेस में आप किसी भी पॉइंट पे PV की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ट्वाइस P0 V0 बनेगा, ln 1/2. और ये 1/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस ln 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. these 3 टाइप ऑफ वर्क डन को आप ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन आपको फाइंड हो जाएगा. बट ये सच ऑप्शन में मैच नहीं है, साइन के डिफरेंस से मैच कर रहा है. अगर साइन को इग्नोर करें तो फर्स्ट ऑप्शन एप्रोप्रिएट बन जाएगा, जबकि करेक्ट आंसर क्या है वो मैंने फाइंड करा दिया. अगर ऐसा किसी में डाउट होता कि ये साइन भी प्रेजेंट होता है और प्लस साइन भी होता तो करेक्ट ये बनता, बट एप्रोप्रिएट आंसर आप फर्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे. स्मॉल n moles of a monatomic gas, monatomic ideal gas, are taken through a cyclic process ABCA as shown in figure. फिगर अभी ड्रॉ करेंगे, पहले स्टेटमेंट कंप्लीट कर लें. फाइंड द नेट हीट ट्रांसफर. फॉर दिस प्रोसेस
सर 20 सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर सी वाला समझा दो दोबारा। देखो सिंक्रोनाइज रहिए, ठीक है। अब मैं इस प्रॉब्लम को बीच में छोड़ के आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्या? ये अननेसेसरी का डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं आप लोग। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, जब जब वेट करता हूँ स्लाइड पे तो कोई कुछ नहीं नोट करता है। जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं बीच से बोलते हैं इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से कि सब पीछे वाली स्लाइड पे चले जाइए। ये कौन सा तरीका है? अगर 200 स्टूडेंट भी यहाँ पे क्लास अटेंड करेंगे तो सभी के अकॉर्डिंग में जितना टाइम अलॉट होता है उतने में तो मैं सिर्फ स्लाइड ही शो करता रहूंगा। कौन सा डाउट कब पूछना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से जब चाहे क्लास में कुछ भी पूछने लगे। से पूरा लेक्चर का कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। जो कैंडिडेट इस प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट हो रहे होंगे, आपके बीच में डिस्टर्बेंस है वो भी, इनका भी कंसंट्रेशन हट गया, मेरा भी कंसंट्रेशन हट गया। मैंने प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया है, आप लोग ट्राई करिए। जिसको इस प्रॉब्लम से डाउट पूछना है पेज नंबर 25 पे प्रॉब्लम नंबर 18 वो अपने को अनम्यूट करके बता दीजिए। सर इसमें WCA वाला वर्क डन कैसे निकालना है? किस पार्ट पे डाउट है ये बताइए। सर डेल्टा WCA वाले में। डेल्टा WCA में यहाँ से लेके इस स्टेप तक किस पार्ट पे डाउट है? सर इसमें ये डाउट है, जैसे हमने PDV किया लेकिन सर इसमें तो प्रेशर भी तो चेंज हो रहा है ना। लास्ट लेक्चर का रेफरेंस लो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइडियल गैस के लिए मैंने वर्क डन और हीट ट्रांसफर शायद 2 या 3 प्रॉब्लम में कैलकुलेट कराए हैं। एक जनरलाइज एक्सप्रेशन भी बताया वहाँ पे, आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन आइडियल गैस। यहाँ पे आइडियल गैस है 1 मोल दिया हुआ है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रिकॉल करिए, एक सेपरेट प्रॉब्लम मैंने नोट कराया है जिसमें वॉल्यूम को आप चेंज कर रहे हैं VI से VF में। ये रिकॉल हो रहा होगा सभी को। यस सर। अब आप बताइए, यहाँ पे भी मैंने यही पार्ट लिखा है, डायरेक्ट यूज कर सकते थे। मैंने फिर से इस पॉइंट पे वॉल्यूम, इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम VI है, फाइनल स्टेट में वॉल्यूम V0 है, वो यहाँ पे मैंने शो कर दिया। सर लेकिन प्रेशर भी तो चेंज हुआ है ना। प्रेशर आइसोथर्मल प्रोसेस में हर बार होगा। बॉयल्स लॉ 10th लेवल से पढ़ते आ रहे हो, कल भी मैंने बताया। बॉयल्स लॉ में अगर स्टेटमेंट सिर्फ यही पढ़ रहे होंगे कि PV इक्वल्स कांस्टेंट है तो इससे बॉयल्स लॉ नहीं पता चला। आपको ये कंफर्म होता है स्टेटमेंट से कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। कल भी मैंने बताया बॉयल्स लॉ किसी प्रॉब्लम के लिए। तो प्रोसेस आइडियल गैस पे जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो ऑटोमेटिकली बॉयल्स लॉ आया, और बॉयल्स लॉ में प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, वही यहाँ पे मेंशन है। तो इससे क्या डाउट हुआ बताइए। आगे सर समझ। आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑल टाइम एप्लीकेबल होता है। प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। मैंने इसको आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट नहीं किया, डाउट अगर आपको यहाँ पे होता। मैंने इस प्रेशर को एलिमिनेट कर लिया पहले NRT/V में। अब यहाँ से मैंने वॉल्यूम को भी बाहर नहीं लिखा है, मैंने इस RT पार्ट को बाहर लिखा है, जिसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेंपरेचर है, जो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में आपको हिंट है कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे C से लेके A पॉइंट पे, चाहे कोई इंटरमीडिएट स्टेट पे अप्लाई करें, चाहे C पॉइंट पे, चाहे A पॉइंट पे अप्लाई करें, टेंपरेचर कांस्टेंट है, वो मैंने आउटर में नोट कर दिया। अब आप इस इंटीग्रल पार्ट में कहीं प्रेशर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ जब आप इस RT को, क्योंकि T स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, इसको जब आप फिर से प्लेस करेंगे तो आप चाहे इस A to C प्रोसेस या C to A प्रोसेस में किसी भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्टेट में जब आप आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट अप्लाई करेंगे, मैंने PA/VA 1 मोल है RT, यही रिजल्ट PC बनेगा यहाँ पे C to A प्रोसेस के लिए। अब दीज 2 पॉइंट पे कहीं पे भी इस प्रेशर RT की वैल्यू चेक करिए, ये ट्वाइस P0 V0 बनेगा। कोई मैसेज भी कर रहे थे कैंडिडेट, उनके लिए भी ये हिंट है। जो प्रॉब्लम मैंने जब डिस्कस किया दैट टाइम पे भी आपको ये हिंट किया, और यहाँ पे मैं फिर से हिंट कर रहा हूँ, इस RT की वैल्यू इस C to A प्रोसेस में कहीं पे भी चेक कर लीजिए, ये ट्वाइस P0 V0 है, वही मैंने प्लेस किया है। क्यों? क्योंकि टेंपरेचर आपने नोटेशन खुद से एज्यूम किया है, प्रॉब्लम में वो गिवन नहीं है और ऑप्शन में वो फिर वो कंपेयर नहीं होगा, इसलिए आपको इसको प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पार्ट जब आप प्लेस करेंगे तो इस पार्ट में सिर्फ साइन से आंसर मैच नहीं कर रहा है, बाकी साइन को आप इग्नोर करेंगे तो अप्रूव्ड ऑप्शन फर्स्ट से मैच कर जाएगा। तो मैं फिर से आपको ये हिंट कर रहा हूँ कि अगर दोनों पार्ट होते जो ऑप्शन ए में भी प्रेजेंट है और कोई जो रॉन्ग ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का रिजल्ट ये नॉट होता तब करेक्ट ये बनता। बट ऐसा कोई डाउट नहीं है, इसलिए आप अप्रूव्ड ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब तो कोई डाउट नहीं किसी को। देखो एक बार सभी क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, टाइम का मैक्सिमम यूज हो, एक बार फिर से सुन लें। मैं क्वांटम मैकेनिक्स के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया और लास्ट तक आपको बताया गया। आपने लगभग अब तक पढ़ाते हुए मुझे 140 आवर्स प्लस हो गए होंगे, 150 हो सकता है अप्रोच कर रहे हो। स्टार्टिंग में कुछ टाइम आप लोग पेशेंस रखे हैं, बट जैसे थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हुआ बीच बीच में डिस्टर्बेंसेस फिर से बढ़ गया है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप किसी को कोई डाउट नहीं है तब कोई रिप्लाई नहीं करता है। जब आप लास्ट में सब लोग स्लाइड शो करने के लिए बोलते हैं, मैं लास्ट में 2 टाइम्स, एक तो लास्ट से फर्स्ट तक और फर्स्ट से लास्ट तक मैं स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। या तो आप इतना खुद से मैनेज करिए, जब आपको मैं यहाँ पे स्लाइड पे नोट कर रहा हूँ वो आप खुद से नोट करते जाइए, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ थोड़ा वेट भी करता हूँ, हो सकता है 10 to 15 सेकंड का मैं वेट करता हूँ, बोल भी देता हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, आप नोट कर लीजिए। छूटता है तो ऐसा नहीं कि आपका छूटा है तो बाद में नोट नहीं होगा, आप जब स्लाइड लास्ट में देखते हैं तब आप नोट कर लीजिए। अब बीच से बोलते हैं आप, उससे डिस्टर्बेंस होता है। जिसको डाउट पूछना है, जिस प्रॉब्लम का डाउट है, जब मैं बोलता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तब पूछिए, या फिर लास्ट में पूछिए। अब ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड करिए और जो प्रॉब्लम में पूछा है वो ट्राई करिए।
किसी ने कंप्लीट किया So, प्रॉब्लम को? yes, sir. So 4nr T1 minus T2 plus nr T2 ln B2 by B1. फिर से बताइए, मैं नोट कर लेता हूँ। 4nr T1 minus T2 bracket plus nr T2 ln B2 by B1. कोई और आंसर बताएंगे? सर 4 नहीं आ रहा मेरे। NR T1 माइनस T2 प्लस NR T2 LN B2 by B1। और किसी का कोई आंसर? मैं डिस्कस करता हूँ। स्टेटमेंट में आइडल गैस मेंशन है, नंबर ऑफ मोल्स n दिए हैं, और ये हो सकता है किसी कैंडिडेट ने मिस्टेक किया हो। अब तक जितनी बार भी मैंने वर्क डन पीवी डायग्राम में एरिया वाले पार्ट से आपको डिस्कस किया है, वो आप चेक कर सकते हैं। मैंने मेंशन किया हर बार आपको कि ऑन पीवी डायग्राम। स्टार्टिंग में जब आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया तब भी मैंने स्पेशली मेंशन कराया कि वर्क डन एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम। अगर ऑल डायग्राम पे होता तो पीवी डायग्राम आप रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, और ये पीवी डायग्राम नहीं, ये वीटी डायग्राम है। हो सकता है अभी भी किसी ने वर्क डन फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर दिया हो। चेक कर लेंगे अपने नोटबुक में, कुछ ने किया होगा चाहे बताएं। अब हीट ट्रांसफर फाइंड करना है, तो हीट ट्रांसफर फाइंड करने के लिए आपको साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में आपको हीट ट्रांसफर वर्क डन से फाइंड हो जाएगा। बट ये एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल होगा कि नहीं, वो आपको नहीं कंफर्म है, क्योंकि पीवी डायग्राम में तो एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल हो जाता है, बट यहाँ पे डायग्राम वीटी डायग्राम है। तो इस वर्क डन को आप 3 इंडिविजुअल प्रोसेस के वर्क डन के टर्म्स में नोट करेंगे और ऐड करेंगे। तो वर्क डन स्टेटमेंट में ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है साइकिल का, ए से बी पे जा रहे हैं, बी से सी पे और सी से ए पे। तो पहले वर्क डन फाइंड करेंगे ए टू बी प्रोसेस के लिए, फिर वर्क डन बी टू सी के लिए, फिर वर्क डन सी टू ए के लिए। साइकिल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 बनेगा, चाहे जो डायग्राम आपको दिया हो। बट अब यहाँ पे वर्क डन आपको फाइंड करना है ए टू बी प्रोसेस। इस डायग्राम में आइसोकोरिक प्रोसेस है, ए से बी तक ऑल पॉइंट पे वॉल्यूम V1 कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम V1 कांस्टेंट है, देन देयर इज नो वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन फॉर B2C प्रोसेस, B2C आइसोथर्मल प्रोसेस है। स्टेटमेंट से आपको कंफर्म है, डायग्राम से कंफर्म है। बी और सी प्रोसेस के लिए आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करें बी से सी के बीच में, या बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे, ये टेंपरेचर की वैल्यू T2 है। इट मींस टेंपरेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइडल गैस पे परफॉर्म कर रहे हैं। और ये आपको कांसेप्ट मोर टाइम हिंट हो गया। NR टेंपरेचर T2 पे कांस्टेंट है, LN फाइनल वॉल्यूम, बी से सी प्रोसेस में फाइनल वॉल्यूम, सी पॉइंट पे जो वॉल्यूम होगा वो फाइनल वॉल्यूम, बी पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम है। तो V2 by V1। ये स्टेप पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये कांसेप्ट 4-5 टाइम डिस्कस हो गया। अभी आपको C2A प्रोसेस के लिए वर्क डन फाइंड करना है, बट C2A प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको C2A प्रोसेस के लिए हिंट कर रहा हूँ। अभी आप कंपेयर करें यहाँ पे, ये मैंने ड्रॉ करते हुए ये लाइन को जब आप बैक में ऐसे इंक्रीज करेंगे तो ये ओरिजिन से पास होगा, और ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट होता है। तो इस पर्टिकुलर वीटी डायग्राम में अब जब अगर आपको स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं y इक्वल्स mx, तो यहाँ पे y बाई x रेशो ले लें, या इसका dy बाई dx कर लें, ये दोनों में स्लोप सेम आएगा, और ये स्लोप स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रहता है। ये स्टेटमेंट भी मैंने मोर टाइम आपको हिंट कर दिया होगा। अगर इक्वेशन लाइक दिस है mx प्लस c, तभी जरूरी नहीं कि y बाई x आपको स्लोप बने, ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, जबकि dy बाई dx स्लोप बनेगा। तो ये पार्ट का आपको डिफरेंस, मैथमेटिकल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लाइक दिस ड्रॉ किया है कि यहाँ पे इंटरसेप्ट आपको पता चल जाए कि 0 है, और जैसे ही आपको कंफर्म हुआ इंटरसेप्ट 0 है, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको कंफर्म हो गया कि v बाई टी इज कांस्टेंट। अगर v बाई टी कांस्टेंट है आइडल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट से, आप pv प्लस nRT यूज करेंगे, तो यहाँ से v बाई टी कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या है कि nr बाई p कांस्टेंट है। तो आपको कंफर्म हो गया C2A प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रही, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ओनली ये पार्ट तभी कांस्टेंट हो सकता है जब p कांस्टेंट हो। इस पार्ट से आपको कंफर्म हुआ कि p कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पे। इट मींस जो प्रोसेस C2A है वो आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए प्रेशर को आउटर में आप नोट कर सकते हैं। अब C पॉइंट पे और A पॉइंट पे आपको वॉल्यूम पता है, C पॉइंट पे वॉल्यूम V2 है और A पॉइंट पे वॉल्यूम V1 है। बट प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में आपको प्रेशर का कोई आइडिया नहीं है, तो आप ये गिवन डेटा में कन्वर्ट करेंगे, तो PV1 को आप नोट करेंगे nRT1 और PV2 को आप नोट करेंगे nRT2। nR कॉमन लेंगे तो ये T1 माइनस T2 में कन्वर्ट हो गया। अब ऑल टाइप ऑफ वर्क डन को ऐड करेंगे तो आपको हीट ट्रांसफर फाइंड हो जाएगा। ये हीट ट्रांसफर होगा। मोस्टली मोर प्रॉब्लम्स आप पीवी डायग्राम के लिए सॉल्व कर रहे थे, बट जो रिजल्ट पीवी डायग्राम के लिए करेक्ट है, जब तक श्योर ना हो किसी अनदर डायग्राम के लिए भी वो स्टेटमेंट वैलिड है, तो आप उसको अप्लाई ना करें, उसको मेथड से फाइंड करें। यही आपको फिर से रिकॉल करने के लिए मैंने ये डायग्राम को वीटी डायग्राम के लिए प्रॉब्लम डिस्कस किया है।
जिससे आप जब रिवाइज करेंगे तो पता रहेगा कि ऑल टाइम वर्क डन एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल नहीं है। किसी को डाउट तो नहीं प्रॉब्लम में? सर इंटरनल एनर्जी का इसमें कुछ वैल्यू नहीं लेंगे? साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। लास्ट 2-3 प्रॉब्लम्स में ये कंसेप्ट बताया है और ये जनरलाइज स्टेटमेंट भी बताया, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन विल बी 0। ये नॉट भी कराया है, रिकॉल हुआ है नहीं? यस सर। सर अगर सीए ओरिजिन से पास नहीं कर रहा होता तब भी कैसे? तब ये कंडीशन नहीं ले सकते थे। मैंने देखो ये क्वेश्चन नहीं बनता अगर ये एक्सटेंशन मैंने किया है। ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है नहीं? यस सर। तब आप डिफरेंशियल ले सकते हैं, रेशियो को कांस्टेंट नहीं ले सकते। ये चेक कर लीजिए, रेशियो वेरी कर रहा है यहाँ पे, डिफरेंशियल कांस्टेंट है बट यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं है। इसको इस इक्वेशन में आपको कहीं डिफरेंशियल नहीं आ रहा है। जब डिफरेंशियल रिक्वायर्ड होगा तब आप कांस्टेंट ले सकते हैं। आपको यहाँ से पता चलेगा अगर ये ओरिजिन से पास नहीं होता तो dv/dt कांस्टेंट बनेगा, नॉट v/t कांस्टेंट। क्लियर रहेगा? यस सर। तो लास्ट लेक्चर से आपको फर्स्ट लॉ डिस्कस किया, आज भी फर्स्ट लॉ के कुछ प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस किए। तो फर्स्ट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो आपको हिंट रहेगा। सम क्वेश्चंस एग्जाम के भी आपको डिस्कस हो गए। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। फर्स्ट लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है वो डिस्कस हो गए। बट फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है कि फर्स्ट लॉ आपको ये नहीं बताएगा कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस वैलिड है या नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करेक्टली किस डायरेक्शन में फ्लो होगा वो आपको नहीं बताएगा। डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर आपको फर्स्ट लॉ नहीं बताता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं बताएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कोई प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं ये फर्स्ट लॉ नहीं बताएगा। ये फर्स्ट लॉ नहीं बताएगा। ये यहां से आप स्टार बना सकते हैं या ये स्टेटमेंट यहां तक रिपीट कर देंगे दोनों पार्ट में। तो ये लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ। तो कोई ऐसा आपको क्वांटिटी चाहिए, कोई ऐसा आपको लॉ चाहिए जो आपको करेक्ट डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर बताए। ये लिमिटेशन को आप लाइक भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें, यहाँ पे फर्स्ट सैंपल में आपने कोई मटेरियल लिया हुआ है और उसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर से हीट ट्रांसफर हो रहा है अनदर पार्ट को और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आप प्रोसेस पढ़ते हैं, हीट कैन फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो ये करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। अब अगर इसी में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, जस्ट इस डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अभी भी सेकंड पार्ट का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और फर्स्ट पार्ट का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और हीट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट को। तो यहाँ पे भी फर्स्ट लॉ वैलिड है और यहाँ पे भी फर्स्ट लॉ वैलिड है। जबकि आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि हीट कैन फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो ये तो अलाउड है बट ये अलाउड नहीं है। हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो फर्स्ट लॉ में आपको ये नहीं पता चल रहा कि एक्चुअल में प्रोसेस पॉसिबल है भी या नहीं और या हीट किस डायरेक्शन में करेक्टली फ्लो होगा। तो ये लिमिटेशन है। कैसे यहाँ पे वायलेट नहीं हुआ फर्स्ट लॉ का, अगर यहाँ पे एनर्जी E1 ले रहे हैं और यहाँ पे एनर्जी E2 ले रहे हैं और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हुआ है वो सपोज आपको 10 जूल हीट ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे एनर्जी E1 है और यहाँ पे एनर्जी E2 है और 10 जूल एनर्जी यहाँ पे भी ट्रांसफर हुआ बट डायरेक्शन चेंज है। तो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, बिफोर ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी E1 प्लस E2 है। एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर हीट ट्रांसफर, और ये कंबाइंड सिस्टम के लिए हम चेक कर रहे हैं। एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम बिफोर हीट ट्रांसफर। बोथ सिस्टम की, बोथ पार्ट की एनर्जी का ऐड कर दिया। अब एनर्जी ऑफ फर्स्ट सिस्टम आफ्टर हीट ट्रांसफर, E1 से हीट रिमूव हो गया 10 जूल, तो ये जितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ डिक्रीज हो गया। सेकंड सिस्टम के लिए एनर्जी आप फाइंड करेंगे आफ्टर हीट ट्रांसफर। सेकंड को एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी फाइंड करेंगे आफ्टर हीट ट्रांसफर और चेक कर सकते हैं दीज बोथ पार्ट की एनर्जी को अगर ऐड करें तो अभी भी E1 प्लस E2 है। तो बिफोर
heat transfer energy E1 plus E2 or after heat transfer energy E1 plus E2, it means energy conserved है. If energy is conserved, then there is no violation of first law of thermodynamics. तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ वैलिड है और ये प्रोसेस भी करेक्ट है, प्रोसेस भी वैलिड है यहाँ पे. बट इस एग्जांपल में अगर आप चेक करेंगे, ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मैंने नोट कर दिया, ओनली मैं अमाउंट नोट कर रहा हूँ. बिफोर हीट ट्रांसफर ये E1 plus E2 एनर्जी है, फर्स्ट सिस्टम की एनर्जी, फर्स्ट को एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे. देखो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट यही है, ओनली मैं राइट में सेकंड इस पार्ट एग्जांपल के लिए मैं वैल्यूज नोट कर रहा हूँ. E2 से एनर्जी आप रिमूव कराएं तो ये एनर्जी डिक्रीज हो गया, और कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी आफ्टर हीट ट्रांसफर चेक करेंगे तो फिर से मैच करता है, और एनर्जी यहाँ पे भी कंजर्व्ड है, और एनर्जी कंजर्व्ड होगा देन देयर इज नो वायलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, जबकि कोई इनमें एक ही करेक्ट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को हीट ट्रांसफर करेगा. तो ये लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ का, इसलिए आपको कोई अनदर लॉ की रिक्वायरमेंट होगी या कोई ऐसा पैरामीटर आप फाइंड करें जिससे आपको करेक्ट डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर पता चल जाए, या आपको दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या पैरामीटर के चेंज को फाइंड करके आप ये कंफर्म कर पाएं कि वो प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है. तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइंड करेंगे चेंज इन एंट्रोपी. चेंज इन एंट्रोपी आप यूनिवर्स के लिए फाइंड करते हैं, आप लोग पहले पढ़े होंगे. किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में, फिनोमेना में आप यूनिवर्स का चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करें. अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स 0 आना चाहिए. अगर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो अलाउड नहीं होगा. अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स पॉजिटिव आना चाहिए. अगर किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी डिक्रीज होती है तो वो प्रोसेस अलाउड नहीं होगा, वो प्रोसेस फॉरबिडन हो जाएगा. तो करेक्ट डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड करने के लिए या प्रोसेस की पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए कि वो अलाउड है या फॉरबिडन है, आप चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करेंगे. तो डिस्कस करते हैं चेंज इन एंट्रोपी. If an infinitesimal amount of heat dq is given to the system at absolute temperature capital T, then its entropy increases by इसी में ये अमाउंट जो आपको बताएगा किस अमाउंट से आपका इंक्रीज हो रहा है वो चेंज बताएगा, बट क्यों इंक्रीज हुआ इस पार्ट से आपको पता चल जाएगा. भी पहले यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी के लिए नोट कर लें स्टेटमेंट, फिर आप कंफर्म कर सकते हैं कि वो एंट्रोपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. देन द चेंज इन एंट्रोपी of the system small infinitesimal process के लिए ds that is dq by t. अगर सिस्टम को इनिशियल से फाइनल स्टेट में आप मूव करा रहे हैं तो चेंज इन एंट्रोपी इन ए प्रोसेस that undergoes a system from initial state to final state. ये लार्ज चेंज के लिए एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल है. इनिशियल टू फाइनल आप इंटीग्रल करेंगे और यहाँ से अगर आपको चेंज फाइंड करना होगा तो एंट्रोपी इन फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी इन इनिशियल स्टेट दैट इज dq by t. तो इनफाइनाइटेसिमल प्रोसेस के लिए आप इससे फाइंड करेंगे, और प्रोसेस में अगर आप कोई मोर इंटरमीडिएट स्टेट्स ले रहे हैं तो आप ये इंटीग्रेशन करके इनिशियल टू फाइनल आप फाइंड कर सकते हैं. बट ये रेस्ट्रिक्शन है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया है. इसका जब आप यूनिट फाइंड करेंगे तो जूल पर केल्विन में आपने यूनिट पढ़ा होगा, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे आपको ये अगर टेम्परेचर किसी अनदर स्केल पे दिया है तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट स्केल पे ही प्लेस करना है. ये सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज का डेफिनेशन मैंने बताया है. अब उसमें चाहे कोई भी पार्ट आप इंक्लूड करें, कोई बॉडी हो, कोई पार्ट हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप ये dq फॉर्म को प्लेस करेंगे और ये इंटीग्रल करके आप चेंज इन एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं. समटाइम चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स पूछा जाएगा. चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू
ये डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स, शॉर्ट में आप लाइक दिस नोट कर सकते हैं। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। कभी क्वेश्चन में सिस्टम के लिए पूछेगा तो ओनली ये पार्ट फाइंड करना है, कभी यूनिवर्स के लिए पूछेगा तो सराउंडिंग का रिजल्ट भी फाइंड करके आप बोथ को ऐड करेंगे और यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज फाइंड करेंगे। ये डेफिनेशन सिस्टम के लिए भी वैलिड है और सराउंडिंग के लिए वैलिड है। तो आप डीक्यू का फॉर्म प्लेस करके इंटीग्रल करके ये रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में अगर आपको जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट्स नोट कराएंगे तो एक साथ ये फिर से ये रिपीट कर देंगे, यहाँ पे भी आप इसको नोट कर सकते हैं। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन साइन होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वल टू 0। ये बोथ प्रोसेस का कंबाइंड फॉर्म एक साथ नोट कर दिया है। सिस्टम के लिए ये कंडीशन वैलिड हो भी सकती है और नहीं भी, बट जो भी मैंने यहाँ पे नोट कराया है वो यूनिवर्स के लिए है। ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, एंड इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर ये यूनिवर्स के लिए डेफिनेशन यूज करें, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स मैंने पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो अगर सिस्टम में कोई क्लासिफिकेशन के लिए वर्ड यूज नहीं किया है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम मे बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। बट यूनिवर्स के लिए लेस देन 0 मैंने यहाँ पे कहीं नोट नहीं कराया, या तो इक्वल टू 0 बनेगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए या ग्रेटर देन 0 बनेगा। सिस्टम के लिए लेस देन 0 हो सकता है, बट अगर वर्ड यूज किया हो आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग 0 बनेगा, ओनली जो यूनिवर्स पे कंडीशन है वो सिस्टम पे बन जाएगा। अब कैसे ये सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं करेगा वो पहले आपको मैंने डेफिनेशन आइसोलेटेड सिस्टम का बताया हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो डेल्टा एस फॉर आइसोलेटेड सिस्टम ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनेगा, लेस देन नहीं आएगा। अगर ये वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज सिस्टम वर्ड हो, ओपन सिस्टम वर्ड हो, तब ये लेस देन भी हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होगी, यूनिवर्स की एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होगी, या तो वो कांस्टेंट रहेगी या वो इंक्रीज रहेगी। तो दीज टू पार्ट से आप ये कंफर्म कर सकते हैं डेल्टा एस कैलकुलेट करके आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, यूनिवर्स के लिए, कि वो करेक्ट डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस होगा जिसमें यूनिवर्स का एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहे या वो इंक्रीज करे। जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स डिक्रीज करेगा वो डायरेक्शन अलाउड नहीं होगा, वो प्रोसेस अलाउड नहीं होगी। प्रॉब्लम नोट करेंगे। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी find the change in entropy when n moles of an ideal gas are expanded from initial state from volume Vi2 final volume Vf isothermal। और स्टेटमेंट लाइक दिस भी हो सकता था, फॉर n moles of an ideal gas undergoes reversible isothermal extension from Vi to Vf। तो यहाँ पे आपको चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करना है। चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करने के लिए आप इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल dq by t ये डेफिनेशन आप यूज करेंगे। बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq को आप इन टर्म्स ऑफ du प्लस dw, और dw फॉर आइडियल फॉर गैसियस सिस्टम और हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम pdv आप नोट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन du by t इनिशियल टू फाइनल प्लस इंटीग्रेशन p by t इनिशियल टू फाइनल pdv by t, ये बोथ टर्म को मैंने सेपरेट कर दिया। स्टेटमेंट को रीड करिए और फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताइए, इस टर्म की वैल्यू बताइए। 0 होगा। आइडियल गैस है और आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। फर्स्ट टर्म 0 हो गया। आइडियल गैस के लिए PV इक्वल्स टू nRT, ये आप इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करेंगे, तो P by T को आप एलिमिनेट कर सकते हैं NR by V से। अब डेटा आपको वॉल्यूम के लिए दिया था, आप इंटीग्रल कर सकते हैं। N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, इंटीग्रल dV by V ln of V, फाइनल स्टेट के लिए वॉल्यूम Vf और इनिशियल स्टेट के लिए वॉल्यूम Vi। दिस इज चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस।
कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको यहाँ पे हिंट हो गया। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेफिनेशन और नोट कर लें और कंडीशंस, कई बार रिवर्सिबल वर्ड आपका यूज होगा। अगर रिवर्सिबल के लिए कंडीशन पता होगा, अगर वो फुलफिल नहीं है तो प्रोसेस ऑटोमेटिकली इरिवर्सिबल हो जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस, पहले डेफिनेशन नोट करेंगे फिर उसके लिए कंडीशन नोट। ये प्रोसेस that can proceed in such a way that all changes taking place in direct process are exactly repeated in inverse order and opposite sense. And no change are left in any of the bodies and surroundings taking place in the process is called reversible process. Conditions of reversibility, कब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा? टू कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। किसी प्रोसेस के रिवर्सिबल होने के लिए टू कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक का मींस होता है नियरली कांस्टेंट। क्वासी मींस नियरली और अप्रोक्सीमेटली, स्टैटिक मींस कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो नियरली कांस्टेंट, ऑल प्रॉपर्टीज आर नियरली अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, तो नियरली इन इक्विलिब्रियम। ये कांस्टेंट के लिए आपको एक बेसिक डेफिनेशन बताया था मैंने कि प्रॉपर्टीज अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अनचेंज होंगी, कांस्टेंट होंगी, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस क्वासी स्टैटिक का मतलब है अगर प्रोसेस वेरी स्लोली प्रोसीड हो, उसमें सिस्टम नियरली ऑल टाइम इक्विलिब्रियम में रहे, तो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होगा। तो नियरली इक्विलिब्रियम होगा ऑल टाइम सिस्टम, वेरी स्लो प्रोसेस होता है क्वासी स्टैटिक। और सेकंड कंडीशन होगा प्रोसेस मस्ट बी नॉन डिसिपेटिव। नॉन डिसिपेटिव मीन क्या है यहाँ पे कि कोई भी डिसिपेटिव फोर्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और डिफरेंट डिसिपेटिव फोर्सेस के नेम्स आप पढ़े होंगे, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। कोई वायर में करंट फ्लो कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ये जिनसे भी एनर्जी लॉस होता है वो सारे फैक्टर्स वहाँ पे अगर एब्सेंट होंगे देन प्रोसेस विल बी नॉन डिसिपेटिव। अगर दीज टू कंडीशंस फुलफिल होती हैं देन प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल कांसेप्ट है। कोई भी जो नेचुरल प्रोसेस हैं वो रिवर्सिबल नहीं होंगी, वो ऑल नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होती हैं, क्योंकि किसी भी केस में आप कोई ना कोई डिसिपेटिव फैक्टर्स वहाँ पे जरूर प्रेजेंट होगा। अगर आप कोई सिलेंडर ले रहे हैं किसी गैस को फिल करने के लिए, तो सिलेंडर की जो वाल्स होती हैं जिन पे पिस्टन स्लाइड करेगा, तो टू स्लाइडिंग सरफेस के बीच में किसी भी रियल मटेरियल को आप कंसीडर कर लीजिए, आप परफेक्टली स्मूथ सरफेस कंसीडर नहीं कर सकते। कोई भी परफेक्टली स्मूथ सरफेस आप फॉर्म नहीं कर सकते। जब परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं होगा तो टू स्लाइडिंग सरफेसेस में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन जरूर प्रेजेंट होगा, और फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस होता है। और भी डिफरेंट रीजन हो सकते हैं कि जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो रिवर्सिबल कंडीशन को फॉलो नहीं करती हैं। और एक और पार्ट आप यहाँ पे चेक किए, पहले जब केमिस्ट्री में आपने कोई रिएक्शन लिखा होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपने ये सिंबल नोट किया होगा। अगर आप टू रिएक्टेंट ले रहे हैं, यहाँ से अगर प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप ए और बी को रिएक्ट कराएंगे तो सी और डी बनेगा। यहाँ पे ये रिएक्टेंट हो गया, अब ये सी और डी प्रोडक्ट हो गया। अब इस प्रोडक्ट को अगर आप रिएक्ट करा दें तो ये ए और बी यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकता है, डायरेक्ट डायरेक्शन में भी और उसके रिवर्स डायरेक्शन में भी। अगर आप यहाँ पे ए और बी को रिएक्ट करा दें, रिएक्ट करने से पहले आपको दीज के नेम्स बताएं, रिएक्ट करा के आपने ये सी और डी फॉर्म कर दिए, फिर इन दोनों में रिएक्शन कराएं, तो जो भी प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे जो कंडीशन होगी, आप रिएक्ट ए और बी के रिएक्ट कराने से पहले की जो कंडीशन है और सी और डी के रिएक्ट करा के जब आपने ए और बी फॉर्म कर लिया, उन दोनों में कोई आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। किसी भी तरह से आप चेक नहीं करा सकते, चेक नहीं कर सकते कि ये रिएक्ट करके आपको ए और बी मिले हैं या रिएक्ट करने से पहले हैं, तब वो रिवर्सिबल प्रोसेस बने। इसीलिए आप यहाँ पे ये नोटेशन यूज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अगर आप ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपने ये सिंगल एरो रिप्रेजेंट किया होगा। इसका रीजन आपको बताना है कि ए और बी को रिएक्ट कराएंगे तो सी और डी बनेगा, बट सी और डी को रिएक्ट कराएंगे तो ए और बी ना बनकर कोई और प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये प्रोसीड नहीं होगा। तो ये जस्ट मैंने रिकॉल करने के लिए हिंट किया है
मैं केमिस्ट्री आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं करा, जस्ट ये रिवर्सिबल के लिए हिंट किया कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ये नोटेशन आप यूज किए होंगे, रिवर्सिबल के लिए नोटेशन यूज किए होंगे। इसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगल डायरेक्शन में होगा, ये बोथ डायरेक्शन में अलाउड होगा। जो यहाँ पे बताया है कि डायरेक्ट प्रोसेस, डायरेक्ट को हम इधर यूज कर रहे हैं, और इसके अपोजिट अगर ये एरो को चेंज कर दें तो यहाँ पे कोई चेंज प्रेजेंट नहीं रहना, ना सिस्टम में ना सराउंडिंग्स में। जो भी उस प्रोसेस में पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी में भी आप कोई चेंज को ऑब्जर्व ना कर पाए। प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस रिवर्ट करने के बाद आपको कोई डिफरेंस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तभी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबिलिटी की कंडीशंस के लिए ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो जब कभी रिवर्सिबल प्रोसेस का कंसेप्ट आएगा तो आपको ये पॉइंट्स रिकॉल होने चाहिए, और ये कंडीशंस रिवर्सिबल के लिए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ये 0 पार्ट आपको पता हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। तो जो यहाँ पे मैं एग्जांपल वाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, ये कहीं प्रॉब्लम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज होंगे, किसी प्रॉब्लम का इंटरमीडिएट पार्ट बनेंगे, तो दैट टाइम पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करें। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन m grams of a material with latent heat L calorie per gram are converted from one phase to another at absolute temperature capital T. तो आपको चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करने के लिए फिर से बेसिक डेफिनेशन, इंटीग्रेशन dq by t इनिशियल टू फाइनल। अगर आप ये स्टेटमेंट को यहाँ पे एक बार रीड कर लें तो आपको ये हिंट मिलेगा कि फेज कन्वर्जन हो रहा है, और फेज कन्वर्जन टेम्परेचर टी पे हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो ये डिनोमिनेटर में टी है, ये कांस्टेंट है, और इसको आप आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर फेज ट्रांजिशन में कितना हीट ट्रांसफर होगा वो आपको यहाँ पे कंफर्म है। 1 ग्राम के लिए एल कैलोरी है और अमाउंट दिया हुआ है m ग्राम। तो लेटेंट हीट के लिए ये आपको पहले से डिस्कस किया कि हीट ट्रांसफर को आप मास इनटू लेटेंट हीट नोट करते हैं। तो चेंज इन एंट्रोपी और फेज कन्वर्जन ml/t आप यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट आपको ये डिस्कस करना था, मिस हो गया शायद। यहाँ पे मैं आपको हिंट कर रहा था कि कैसे इंक्रीज और डिक्रीज पता चलेगा। स्टेटमेंट को चेक करिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, और ये पहले आपको कंफर्म कराया हुआ है कि अगर सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। अगर सिस्टम से हीट रिमूव करेंगे तो इस अमाउंट से एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, क्योंकि हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम नेगेटिव आता है। तो डीक्यू के साइन से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि चेंज इन एंट्रोपी का साइन क्या आएगा। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे अगर वहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए, तब ये पॉजिटिव बनेगा। अगर हीट रिमूव कर रहे हैं तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ये अमाउंट का पॉजिटिव होगा जब सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से आपको कंफर्म रहेगा कि इतना ml हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या हीट रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करें। m grams of a liquid with constant heat capacity capital C at absolute temperature T1 are mixed with same amount of same liquid in a thermally insulated vessel. Find the change in entropy of system and universe in thermal equilibrium. स्टेटमेंट नोट कर लें, स्टेटमेंट रीड कर लें और ट्राई करें।
सिस्टम में बोथ सैंपल ऑफ लिक्विड सिस्टम आप कंसीडर करेंगे, और इस सिस्टम से आउटसाइड में थर्मली इंसुलेटेड वेसल वर्ड यूज किया है, उसको आउटसाइड में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, आउटसाइड से कोई इंटरेक्शन नहीं। तो ये फर्स्ट सैंपल है लिक्विड का, ये सेकंड सैंपल है। और जब आप ये पार्टीशन रिमूव करेंगे या ये सेपरेटिंग वाल कंडक्टिंग हो, तो किसी एक पार्ट से अनदर पार्ट को हीट ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, तो डेल्टा एस फॉर सिस्टम में आपको यहाँ पे बोथ सैंपल के लिए, फर्स्ट सैंपल के लिए या फर्स्ट लिक्विड के लिए सेपरेटली आप एंट्रोपी चेंज फाइंड करेंगे, और सेकंड सैंपल के लिए सेपरेटली फाइंड करेंगे। फर्स्ट सैंपल के लिए dQ/T इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, जब थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाएगा, जब ये पार्टीशन को रिमूव कर देंगे या वन पार्ट से अनदर पार्ट को हीट ट्रांसफर होगा, जब तक बोथ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में बोथ सैंपल्स ऑफ लिक्विड का टेम्परेचर सेम रहेगा। सपोज दैट टेम्परेचर इज Tf। फर्स्ट सैंपल का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर Tf हो गया। सेकंड सैंपल के लिए इनिशियल टेम्परेचर T2 है और फाइनल टेम्परेचर Tf हो। अब आपको ये फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, चाहे तो फिर से ये स्टेप्स रिपीट कर लें। इस कंबाइंड सिस्टम से आउटसाइड में हीट ट्रांसफर 0 है। जब हीट ट्रांसफर 0 होगा तो यहाँ से आप कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल से जब आप फाइनल टेम्परेचर फाइंड करेंगे और बोथ साइड सेम अमाउंट ले रहे हैं, हीट कैपेसिटी सेम ले रहे हैं, तो फाइनल टेम्परेचर T1 + T2/2 बनेगा, जो लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया हुआ है। ये फाइनल टेम्परेचर में किसी को डाउट तो नहीं? No, sir. जब ये हीट ट्रांसफर फाइंड करेंगे तो लिक्विड फेज यहाँ पे प्रेजेंट है, लिक्विड बोथ सैंपल आप यहाँ पे लिक्विड के ले रहे हैं, तो लिक्विड का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो जब सेम फेज आएगा तो इस हीट ट्रांसफर को आप नोट करते हैं हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट कैपेसिटी आपको यहाँ पे C दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर dT/T, इनिशियल टेम्परेचर T1 से Tf तक आप इसको इंटीग्रल करेंगे। यहाँ पे अनदर सैंपल भी सेम लिक्विड का है, सेम हीट कैपेसिटी है, तो ये फिर से C नोटेशन, जब ये डिफरेंट होगा तो यहाँ पे C1 C2 नोट कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्टेटमेंट में सेम कहा है तो मैंने सेम नोटेशन यूज कर लिया। ये टर्म का इंटीग्रल करेंगे, C स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है कांस्टेंट हीट कैपेसिटी है। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल ln(T) बनेगा, फाइनल टेम्परेचर Tf है और इनिशियल टेम्परेचर T1 है। सेकंड के लिए C ln Tf/T2 बनेगा, और लॉग प्रॉपर्टी से अब भी इसको प्रोडक्ट का लॉग नोट कर सकते हैं। फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू प्लेस करेंगे, अब ये चाहे तो कंबाइंड स्क्वायर भी नोट कर सकते हैं, इस T1 T2 स्क्वायर रूट में नोट कर सकते हैं और टोटल टर्म का स्क्वायर नोट कर सकते हैं। अब इस लॉग प्रॉपर्टी से इस 2 को मल्टीप्लाई में भी नोट कर सकते हैं। ऑप्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, ऑप्शन इस फॉर्म में भी हो सकता था ln T1 + T2 होल स्क्वायर बाई 4 T1 T2, दोनों पार्ट सेम है लॉग कंडीशन से। तो सिस्टम के लिए जो 2 पार्ट यहाँ पे थे, 2 डिफरेंट सैंपल्स ऑफ लिक्विड, ये चेंज इन एंट्रोपी फाइंड हो गया इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी। और पहले से आपको डेफिनेशंस बताए हुए हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के, कभी ये हीट कैपेसिटी को ऐसे नोट करेगा, कभी हीट कैपेसिटी से आपको स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में रिजल्ट पूछ सकता है, तो हीट कैपेसिटी को मास इनटू स्पेसिफिक हीट भी आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये ऑप्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे हिंट किया कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स, तो डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग विल बी 0। तो यही चेंज इन एंट्रोपी यूनिवर्स के लिए भी है, जो सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज है वही यूनिवर्स के लिए बनेगा, सराउंडिंग के लिए 0 है, तो सेम यूनिवर्स के लिए बनेगा। कोई डाउट तो नहीं these स्टेप्स में? हेलो सर। हाँ जी हेलो बोलिए। सर, ये सेकंड सिस्टम का हमने T2 क्यों लिया टेम्परेचर? मतलब क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। मैंने नहीं लिया क्या, ये तो छूट गया होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार स्टेटमेंट को। सेम अमाउंट ऑफ सेम लिक्विड यहाँ पे नोट कर दीजिए, एट टेम्परेचर, ये छूट गया है। स्टेटमेंट में एक बार चेंज कर लेंगे, m grams of a liquid with constant heat capacity at absolute temperature T1 are mixed with same amount of same liquid. Another sample के लिए आपको टेम्परेचर का रेफरेंस नहीं था, वो छूट गया बाय मिस्टेक, at absolute temperature T2 in a thermally insulated vessel. Find the change in entropy of system and universe in thermal equilibrium. तो ये आप नोट कर लेंगे, छूट गया था नोट करते हुए।
पेज नंबर, ये प्रॉब्लम जो अभी आपको मैंने डिस्कस किया है, सेम फॉर्म, पेज नंबर 26, प्रॉब्लम नंबर 1। ओनली सिस्टम का नेम चेंज हो रहा होगा, अप्रोच चाहे सेम रहेगी, अप्रोच फिर से चाहे रिपीट करके स्टेप फॉलो करके आप फाइंड कर सकते हैं। हैप्पी कम से कम 5 बार अनम्यूट हो गए अब तक। ये जो प्रॉब्लम नंबर मैंने नोट किए हैं, इनका स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 26 पे 1 आइडल गैस मेंशन किया है वहां पे सिस्टम। पेज नंबर 38 से 34 सॉलिड ब्लॉक्स के लिए है। यहाँ पे गैसियस फेज है, यहाँ पे सॉलिड फेज है, और लिक्विड के लिए मैंने कराया है। या तो स्टेप्स रिपीट कर दें या इन्हीं से रेफरेंस लेके प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये फिर से जो नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 40 पे 19, ये फिर से गैस फेज के लिए है। प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 26, कंसीडर एन आइडल गैस ऑफ मास m at temperature T1 which is mixed isobarically at constant pressure with an equal mass of same gas at temperature T2 in a thermally insulated container. What is the change in entropy of universe? तो जो प्रॉब्लम मैंने नोट कराया है, मैंने लिक्विड के 2 डिफरेंट सैंपल्स को मिक्स किया है, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में गैस के 2 डिफरेंट सैंपल्स को मिक्स कर रहा है। और गैस के लिए जब आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर सेम आएगा। यहाँ पे जब आप ये रिजल्ट ओपन करेंगे DQ को, तो अब की बार मास इनटू स्पेसिफिक चेंज इन टेम्परेचर का कंसेप्ट आएगा। या आप इस लास्ट रिजल्ट में हीट कैपेसिटी को मास इनटू स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट कर दीजिए। पॉइंट रिलेट हो पाएगा। गैस के लिए, गैस के बोथ सैंपल्स के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो यूनिवर्स के लिए आएगा। सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज यहाँ पे 0 बनेगा। 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट ln ऑफ T1 प्लस T2 बाई 2 स्क्वायर रूट T1 T2। इस लास्ट रिजल्ट में, इस रिजल्ट में मैंने हीट कैपेसिटी को मास इनटू स्पेसिफिक हीट नोट किया। स्पेसिफिक नोटेशन आपको CP दिया हुआ है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 38 पे 34, 2 solid blocks, one at temperature T1 and other at temperature T2. T1 is greater than T2 with same temperature independent heat capacity C are put in contact with each other. The change in entropy of universe after they have equilibrated. सराउंडिंग से फिर से यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है, तो जो बोथ ब्लॉक्स के लिए एंट्रोपी चेंज कंबाइन करेंगे वही आपको यहाँ पे यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज मिलेगा। तो सिमिलर अप्रोच फिर से आपको फॉलो करना है, बट अब की बार जो ऑप्शन का फॉर्म है वो हीट कैपेसिटी के टर्म्स में है। जो मैंने लिक्विड के लिए आपको हीट कैपेसिटी के टर्म्स में नोट कराया है, C ln T1 plus T2 होल स्क्वायर बाई 4 T1 T2। पेज नंबर 40 प्रॉब्लम नंबर 19। देखो एंट्रोपी चेंज के जो क्वेश्चंस हैं, आप जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब डिफरेंट मेथड से फिर से आप फाइंड करेंगे। तो ये जो पेज नंबर 40 है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाले असाइनमेंट में है। अभी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोई पार्ट आपको डिस्कस नहीं किया है, बट आपके पास डिफरेंट चॉइस अवेलेबल होगी, चाहे जिस पार्ट से आप फाइंड कर सकते हैं। Each of 2 vessels A and B of fixed volumes contains n molecules of a perfect monatomic gas at pressure T. The temperature of A and B are T1 and T2 respectively. The 2 vessels are brought in thermal contact at equilibrium. The change in entropy. तो फिर से आप यहाँ पे ये सेम एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये हीट कैपेसिटी को रिलेट करना है। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, और मोनोटोमिक आइडल गैस के लिए हीट कैपेसिटी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में 3/2 n kb बताया हुआ है। रिकॉल करिए, 1 मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kb और n मॉलिक्यूल्स के लिए आप ये n मल्टीप्लाई करते हैं, तो गैस के लिए 3/2 n kb बन जाएगा। ओनली हीट कैपेसिटी के प्लेस पे आपको ये रिप्लेस करना है 3/2 n kb। बाकी जब ये मेथड बताएंगे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाला मेथड बताएंगे, तब चाहे फिर से इस प्रॉब्लम को आप रिपीट कर सकते हैं। अभी जो आपको मेथड बताया है चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करने के लिए, उससे भी प्रॉब्लम आप चेक कर लीजिए। अगर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन आप यहाँ पे करेक्टली रिप्लेस कर दें, प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन है। जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है उससे ये 3 डिफरेंट फेजेस वाले क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। मैंने लिक्विड फेज के लिए बताया, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स गैसियस फेज के लिए है और 1 प्रॉब्लम सॉलिड फेज के लिए है, बट फेज कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। जब फेज चेंज होगा तब आपको ml/t वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नोट करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। n moles of an ideal gas with molar specific heat at constant volume and constant pressure .
CV and CP respectively. Undergoes from state I और I state में pressure PI, volume VI, temperature TI to another state F, pressure PF, volume VF, temperature TF. Find the change in entropy of the gas. बहुत जल्दी से फाइंड करिए. So CV ln TF by TI plus NR ln BF by VI. जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे CPCV किसी भी फॉर्म में रिजल्ट पूछा जा सकता है, कभी टेम्परेचर और वॉल्यूम में, कभी टेम्परेचर प्रेशर में, कभी प्रेशर और वॉल्यूम में. तो आपको जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पहले स्टेप बताए हैं उसी के सिंगल स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं. बस कंडीशन आपकी बार आइसोथर्मल की नहीं है, यहाँ पे दोनों में टेम्परेचर डिफरेंट नोटेशन से दिया है. तो चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन dQ by T फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट. dQ को आप बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कन्वर्ट करेंगे du प्लस PdV में. बोथ पार्ट को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे. और आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप नोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर स्पेसिफिक हीट NCV dt. यहाँ पे n कांस्टेंट है, CV कांस्टेंट है. इनिशियल स्टेट के लिए टेम्परेचर TI है और फाइनल स्टेट के लिए टेम्परेचर TI. यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस अप्लाई करेंगे तो प्रेशर को आप एलिमिनेट करेंगे nRT/V से. nR कांस्टेंट है, T कैंसिल आउट हो गया. इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम VI, फाइनल स्टेट में वॉल्यूम VI. NCV फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल किया तो ln ऑफ T और लिमिट प्लेस किया तो ln ऑफ TF by TI फॉर्म बना. सेकंड टर्म ln ऑफ V बनेगा, जब लिमिट प्लेस करेंगे तो ln VF by VI फॉर्म बनेगा. तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में है. अगर आपको यही रिजल्ट प्रेशर और वॉल्यूम में लाना हो तो इस T को आप एलिमिनेट कर देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इक्वल्स nRT. इस प्रेशर को आप nRT by V प्लेस करके यहाँ से फाइनल स्टेट के लिए और इनिशियल स्टेट का डेटा प्लेस करेंगे तो वॉल्यूम वाले टर्म कंबाइंड होकर हो सकता है वो CP बना दें. CP plus CV is equal to CP minus CV is equal to R. मेरा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेप्स फॉलो कर लेंगे. बाकी आपको यही रिजल्ट करेक्ट है, इसी के आगे स्टेप्स फॉलो करते जाने हैं कि क्वेश्चन में T और V में पूछा है तो ये करेक्ट हो गया, P और V में पूछा है तो T को एलिमिनेट कर देंगे, T और P में पूछा है तो V को एलिमिनेट कर देंगे. ये इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करते हैं. अगर इसी से ये जनरलाइज टर्म है आइडियल गैस के लिए, अगर इसी में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पूछा होता तो ये रेशियो 1 होने से लॉग नेचुरल लॉग 0 हो जाता. ये से पार्ट बचता जो पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बताया हुआ है. तो यहाँ पे प्रोसेस मेंशन नहीं है, ये जनरलाइज रिजल्ट है जो किसी भी प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसी में आप कन्वर्जन करके रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं. पेज नंबर 18 पे प्रॉब्लम नंबर 16 एंड 19 पे 24. स्टेटमेंट रीड कर लीजिए. पे 16 an ideal gas undergoes an isothermal expansion at constant temperature T to double its volume. The change in entropy per mole. आप इस एक्सप्रेशन से भी फाइंड कर सकते हैं. और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको मैंने रिजल्ट आइडियल गैस के लिए डिस्कस किया हुआ है. आप उस जनरलाइज रिजल्ट को यूज करके यहाँ पे डबल ऑफ इट्स वॉल्यूम कहा है, पर मोल पूछा है तो इस मोल्स को या तो 1 कर दें या मोल से डिवाइड कर दें तो R ln ये रेशियो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. एंट्रोपी पर मोल थर्ड ऑप्शन. सिमिलर अप्रोच 19 पे 24 के लिए है. an ideal gas undergoes an isothermal expansion at constant temperature T from initial volume. ये सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन चेंज है.
चेंज इन एंट्रोपी पर मोल, फिर से सेम पार्ट पूछा है। वॉल्यूम के नोटेशंस आपको यहाँ पे आपकी बार V1 to V2 दिए हुए हैं, तो R ln V2 by V1, डी ऑप्शन करेक्ट बन गया। पेज नंबर 18 पे 18 स्टेटमेंट रीड करें। When 100 gram ice at 0 degree centigrade melts, the change in entropy in calorie per Kelvin is about latent heat of fusion, जो आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम बताया था। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया भी है, बट अगर नहीं भी गिवन होगा तो आपको मैंने नोट कराया हुआ है। तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो ये आप ml/t यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट में 100 ग्राम आपको मास दिया है और 1 ग्राम के लिए आपको हीट रिक्वायर्ड है 80 कैलोरी और T इक्वल टू 0 सेंटीग्रेड पे या 273 केल्विन पे। मैंने आपको ये हिंट किया कि ये आपको एब्सोल्यूट स्केल पे प्लेस करना है डेफिनेशन में। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट स्केल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन बनेगा। अब ये रेशियो फाइंड कर लीजिए। कैलोरी पर केल्विन। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ओनली अमाउंट चेंज हो रहा है। आपकी बार 10 ग्राम है, तो आंसर में 1 डेसिमल प्लेस का डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर at 0 degree is brought in contact thermal contact चाहे तो बॉडी यूज कर लें with heat reservoir। समटाइम ये हीट बाथ वर्ड भी यूज होगा। हीट रिजर्वायर और हीट बाथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन थर्मल इक्विलिब्रियम फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी फर्स्ट फॉर वाटर, second part heat reservoir, third universe। स्टेटमेंट नोट कर लें और एक बार स्टेटमेंट को रीड कर लें। स्टेटमेंट नोट कर लिया, रीड भी कर लिया होगा। देखो कंसेप्ट यहाँ पे रिजर्वायर के लिए है, हीट रिजर्वायर। अगर आइडल हीट रिजर्वायर ले रहे हैं तो आइडल हीट रिजर्वायर के लिए हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। अब ये इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर किसी के लिए हीट कैपेसिटी 10 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड है हीट कैपेसिटी, तो उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रांसफर करने 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज करने के लिए उससे 10 जूल हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसको 10 जूल हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तो उसका 10 जूल हीट रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन पहले बताया हुआ है, तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी अगर हीट रिजर्वायर का है तो उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज करने के लिए इनफाइनाइट हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर फाइनाइट अमाउंट में हीट ट्रांसफर करेंगे तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? अगर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है तो जब उससे फाइनाइट अमाउंट हीट ट्रांसफर करेंगे तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो किसी रिजर्वायर से, आइडल रिजर्वायर से आप एनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर प्रैक्टिकल रिजर्वायर है
तो प्रैक्टिकल रिजर्वायर की जो हीट कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट तो नहीं होगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वेरी लार्ज होगी। ये बहुत कंसेप्ट हीट बाथ और हीट रिजर्वायर के लिए आप कंपेयर करेंगे, तो लार्ज अमाउंट में हीट ट्रांसफर करेंगे तो उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज होगा। बट अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करेंगे तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इजी वे में आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि हीट रिजर्वायर से, अगर कहीं वर्ड यूज नहीं किया है आइडियल और प्रैक्टिकल, तो हीट रिजर्वायर से आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। उससे कोई हीट प्रोवाइड करेंगे उसको या रिमूव करेंगे तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप प्रॉब्लम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप एनालॉजी कर सकते हैं, अगर जैसे यहाँ पे हीट रिजर्वायर का जो कंसेप्ट है, रिजर्वायर के पहले जो भी वर्ड यूज हो रहा है उस तरह का हीट कैपेसिटी है, उस तरह का कैपेसिटी है, उसको हीट को कंटेन करेगा हीट रिजर्वायर। अगर हम वाटर रिजर्वायर की बात करें, जो ओशियन इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर रिजर्वायर, तो ओशियन में डिफरेंट रिवर्स जाके मिलते हैं। अब उसमें कितना भी अमाउंट आप ट्रांसफर कर लें तो उसके वाटर के लेवल में नेग्लिजिबल चेंज आता है, जबकि अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं वाटर का वेरी लार्ज अमाउंट आप ट्रांसफर कर देते हैं, बट उसके ओशियन के वाटर लेवल में नेग्लिजिबल चेंज आता है। तो सेम मीनिंग यहाँ पे है। तो जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर से पहले जो भी वर्ड यूज होगा उस पर्टिकुलर पार्ट को कंटेन करेगा। हीट रिजर्वायर हीट कंटेन करेगा, हीट कैपेसिटी इसका लार्ज होगा। वाटर रिजर्वायर में वाटर कैपेसिटी वेरी लार्ज होता है, तो अमाउंट जो आप ट्रांसफर करेंगे दैट पर्टिकुलर अमाउंट, उसके लेवल में नेग्लिजिबल चेंज है। तो ये पॉइंट आपको प्रॉब्लम के लिए जब भी कहीं रिजर्वायर कंसेप्ट आए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थर्मल इक्विलिब्रियम में ही आपको चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करना है। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को हीट रिजर्वायर के कॉन्टेक्ट में लाएंगे, थर्मल कॉन्टेक्ट में लाएंगे, तो हीट रिजर्वायर का हायर टेम्परेचर है और वाटर का टेम्परेचर लोअर है, तो हीट ट्रांसफर होगा हीट रिजर्वायर से वाटर को। कब तक हीट ट्रांसफर होगा? जब तक बोथ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अगर ये 2 डिफरेंट बॉडीज होते तो बॉडीज का टेम्परेचर चेंज होता, दोनों का टेम्परेचर चेंज होता, जो आपसे पहले आपने इन प्रॉब्लम्स में अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस दीज पार्ट में आपने ये 2 डिफरेंट लिक्विड सैंपल्स को मिक्स किया, यहाँ पे गैसियस फेज को मिक्स किया, यहाँ पे 2 सॉलिड ब्लॉक्स को मिक्स कर रहे थे जिनके मास कांस्टेंट थे इंडिविजुअल सैंपल्स के। तो वहाँ पे आप कंपेयर करें, टेम्परेचर बोथ पार्ट का चेंज हो रहा है, बट जैसे ही यहाँ पे रिजर्वायर आया तो रिजर्वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये आपको यहाँ पे हिंट कर दिया। तो टेम्परेचर सिर्फ किसका चेंज होगा? वाटर का। वाटर को हीट प्रोवाइड होगा रिजर्वायर से, और वाटर का टेम्परेचर रेज करेगा। रिजर्वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वाटर को तब तक हीट ट्रांसफर होगा जब तक वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अप्रोच ना कर जाए। वाटर का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या है और वाटर का टेम्परेचर क्या है वो आपको कंफर्म होगा। ये स्टेटमेंट क्लियर रहेगा सभी को? इन थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ वाटर या फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ हीट रिजर्वायर सेम रहेंगे और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ये स्मॉल टी नॉट करना सेंटीग्रेड स्केल। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आपको चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर फाइंड करना है। इंटीग्रेशन dq by t इनिशियल टू फाइनल। अभी आपको एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट कैपेसिटी ln tf by ti आप यूज कर सकते हैं, या फिर से आप इस dq को नोट करें, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर dt by t, इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर आप इंटीग्रल करेंगे। मास ऑफ वाटर आपको यहाँ पे दिया 1 किलोग्राम, 10 टू पावर 3 ग्राम मैंने इसको नोट कर दिया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लास्ट लेक्चर में आपको नोट कराया हुआ है कैलोरी में, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसको चाहे तो आप जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी यूनिट में रिजल्ट पूछा जा सकता है। तो पहले मैंने इसको कैलोरी में नोट कर दिया, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जब इंटीग्रल करेंगे तो ln ऑफ फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट मैंने आपको ये हिंट किया कि जब चेंज इन एंट्रोपी फाइंड कर रहे हैं तो ये आपको एब्सोल्यूट स्केल पर रिप्लेस करना है। ये क्लियर है सभी को? ये मोर टाइम आपको सजेस्ट कर दिया है मैंने, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि यहाँ पे जब आप चेंज इन एंट्रोपी का एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो ये इंडिविजुअल टेम्परेचर्स के फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है। डिफरेंस जहाँ पे आएगा वहाँ तो सेम ले सकते हैं, बट जब सिंगल टेम्परेचर्स होंगे, इंडिविजुअल टेम्परेचर्स होंगे, वहाँ पे सेंटीग्रेड स्केल पे और केल्विन स्केल पे रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी में आपको ये केल्विन स्केल पे ही यूज करना है, एब्सोल्यूट स्केल पे यूज करना है। तो फाइनल टेम्परेचर 100 प्लस 273 दैट इज 373। इनिशियल टेम्परेचर वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन स्केल पे 273 बनेगा। ये चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर आ गया कैलोरी पर केल्विन में, या जिसमें ये स्पेसिफिक हीट का यूनिट होगा, मास ओनली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कैलोरी पर सेंटीग्रेड में भी आप नोट कर सकते हैं। बट इसी को अगर आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 कैलोरी 4.18 जूल आपको बताया था, तो आप ये मल्टीप्लाई करिए। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लीजिए।
नियरली 1305 के अराउंड आ रहा होगा। Yes, sir. 1304.61. 1304. 61. सर हाँ जी, सर एक 3 मिसिंग है 4.18 जो है ना उस स्टार 4.18। उस स्टार में एक 3 मिसिंग है उस 11 के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ठीक। 4.18 कैसे लिख दिया सर आपने? कौन पूछ रहा है, फिर से पूछे। 4.18 कहाँ से आया? अच्छा, बाकी लोग बताइए, मैंने बताया कि नहीं? Yes, sir. ये सब बताया सर। कंसंट्रेट रहेंगे तभी समझ में आ पाएगा। मैंने यहाँ पे आप चेक करिए, यूनिट लिखा हुआ है, अगर मिस भी कर गए होते तब भी पता चल जाता। ये दोनों यूनिट डिफरेंट हैं। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 कैलोरी, मैंने नोट भी कराया था लास्ट लेक्चर में, 1 कैलोरी पर 4.18 जूल। क्लियर हो गया? रिजर्वायर के लिए बहुत जल्दी से फाइंड करें। रिजर्वायर के लिए कैलकुलेट हुआ? Yes, sir. 1120.64 with negative sign. क्या किसी का जीरो तो नहीं आया? नो सर। देखो, हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट ट्रांसफर हुआ है। जब हीट ट्रांसफर हुआ है तो इसका एंट्रोपी चेंज होगा। कभी बाई मिस्टेक आप इसको जीरो कर दें। इंटीग्रेशन dq/t। अब यहाँ पे आपको कंफर्म है कि रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। अब ये टी को आप आउटर में नोट कर सकते हैं, और ये आपको केल्विन स्केल पे प्लेस करना है तो ये आप 373 प्लेस कर सकते हैं। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हीट रिजर्वायर, रिजर्वायर से हीट रिमूव हो रहा है तो ये नेगेटिव आएगा। कितना हीट रिमूव हुआ? जितना वाटर को प्रोवाइड हुआ। ये सभी को क्लियर है? रिजर्वायर से कितना हीट रिमूव होगा? जितना हीट वाटर को प्रोवाइड हो रहा है। तो रिजर्वायर के लिए डायरेक्ट तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते थे कितना हीट रिमूव हुआ, बट आप वाटर के थ्रू इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वाटर का अमाउंट दिया हुआ है, वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको पता है, वाटर के टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ वो आपको कंफर्म है। तो जितना वाटर को प्रोवाइड हुआ वो प्लस था, रिजर्वायर से रिमूव हो रहा है इसलिए वो माइनस आया। माइनस अमाउंट ऑफ वाटर 10⁻³ ग्राम, और इसको मैं डायरेक्ट फिर से जूल में नोट कर रहा हूँ। तो जब जूल में नोट करेंगे तो ये 4.18 आप मल्टीप्लाई करेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड नोट कराया था, 1 केल्विन नोट पर केल्विन नोट कराया था, उसको आप जूल में नोट कर लेंगे तो 4.18 जूल पर ग्राम केल्विन में वो स्पेसिफिक हीट बन जाएगा। तो ये मैंने स्पेसिफिक हीट की वैल्यू नोट कर दी। चेंज इन टेम्परेचर फॉर वाटर ऑन बोथ स्केल, सेंटीग्रेड स्केल एज वेल एज केल्विन स्केल 400 है, डिवाइडेड बाई 373। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये माइनस में आएगा और ये वैल्यू बनेगा 1120.640। 1120.6। सेम यूनिट में मैंने नोट कर लिया ये वैल्यू भी और ये वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर नोट करेंगे तो -1121 जूल पर केल्विन आप नोट कर सकते हैं। तो वाटर के लिए भी आपको चेंज इन एंट्रोपी फाइंड हो गया, रिजर्वायर के लिए भी चेंज इन एंट्रोपी आपको फाइंड हो गया। अब इसमें थर्ड पार्ट में पूछा है यूनिवर्स के लिए, तो यूनिवर्स के लिए दीज टू एंट्रोपी चेंज को आप साइन इंक्लूड करके ऐड कर देंगे तो आपको रिजर्वायर का एंट्रोपी पता चल जाएगा। यूनिवर्स का थर्ड पार्ट में यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज पूछा है, तो डेल्टा एस फॉर वाटर प्लस डेल्टा एस फॉर रिजर्वायर, और ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट हो गई। तो 1305 चाहे डेसिमल वाला वैल्यू फाइंड कर लें तो लास्ट डिजिट में माइनर चेंज आएगा, या जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बताया उसको आप यूज कर लीजिए। तो नियरली 184 जूल पर केल्विन। ये अमाउंट से तो एग्जैक्टली मिल जाएगा, बट मैंने ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज यहाँ पे यूज की है। चाहे तो डेसिमल वैल्यूज को आप चेक करके देख लीजिए, जब राउंड ऑफ करेंगे तो नियरली यही वैल्यू आपको मिल जाएगा। 3 पार्ट थे, इसी पार्ट में किसी को कोई डाउट तो नहीं? टू टू 4 लेक्चर का टाइम था। मैं स्लाइड शो कर दे रहा हूँ एक बार।
नेक्स्ट लेक्चर 4:30 से है। सर फर्स्ट स्लाइड सही थी। फर्स्ट स्लाइड जो आप पहले पूछ रहे थे मैंने तब भी दिखाया था, फर्स्ट स्लाइड शायद स्किप होना हो गया है, वो ब्लैंक। ओके सर। किसी को कुछ पूछना है? सर ये लास्ट क्वेश्चन में हाँ जी। जहाँ पे हीट गिवन बाय अगर ये रिजर्वर होगा तो उतना ही हीट रिसीव बाय वाटर भी होगा, तो सर ये अलग अलग एंट्रोपी चेंज क्यों आ रही है? दोनों का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंट है, इसलिए लगाएगा। दोनों के लिए आप डिफरेंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। एक का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है प्रोसेस के लिए। अब चेक करिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है जिसमें लॉग टर्म बन गया, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी किया, थर्मल इक्विलिब्रियम में जाके कांस्टेंट हुआ। बट रिजर्वर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कांस्टेंट है, तो बोथ एक्सप्रेशंस भी चेंज हैं। तो आप खुद से चेक कर सकते हो, डिफरेंट है ये। हम हीट का अमाउंट सेम है ट्रांसफर का, बट टेम्परेचर जो यहाँ पे है वो पार्ट सेम थोड़ी है। बोलिए। जी सर, सबसे पहले सर हमने ऐसे कैलकुलेट कर दिया था स्टार्टिंग। नहीं, जो मैंने पहले भी बोला था, ये जो क्वेश्चंस आपको नोट कराए जाते हैं, जो मैं क्वेश्चंस खुद से आपको स्टेटमेंट नोट करा के सॉल्व कराता हूँ, वो आप क्वांटम मैकेनिक्स से कंपेयर करते जाइए। इनका कोई ना कोई रोल होता है नहीं? अब सारे क्वेश्चन सर उसी में से हो जाते हैं ज्यादातर। अब ये देखिए, इसका कोई रोल रहा होगा तभी तो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस किया। जो थ्योरी पार्ट में कंसेप्ट स्किप हो जाते हैं, नहीं याद रहते, वो प्रॉब्लम के थ्रू याद रहते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताया जो रिजर्वर में अप्लाई भी किया। आप चेक करिए, ये सेम फॉर्मूला वहाँ यूज किया है। क्या है? यस सर। टेम्परेचर है कांस्टेंट है, वहाँ पे भी कांस्टेंट है, और ये अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर आपने फाइंड किया, वाटर से निकाल दिया। यहाँ पे ये m/L नॉट हो गया। हाँ, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जी। ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे जाइए। यहाँ टेम्परेचर T1 से T2, टू डिफरेंट सैंपल्स को मिक्स करेंगे तो T1 से फर्स्ट सैंपल का TF तक चेंज हो रहा है, फिर T2 सेकंड सैंपल का T2 से TF तक चेंज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये सारे फैक्टर चेक करिए, लॉग में आ रहा है जी सर। उस प्रॉब्लम में वाटर के लिए यही तो फॉर्मूला यूज हुआ है। इन एग्जांपल्स का कोई ना कोई रोल है एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है? यस सर। सर हाँ जी। सर ये रिजर्वोयर का टेम्परेचर तो सेम है ना? जब हाँ जी, चेंज थोड़ी हो रहा है तो फिर ये तो मैंने कहा चेंज वाला, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया खुद आप बताइए, मैंने कब कहा कि ये टेम्परेचर चेंज है? मैंने भी तो अभी कांस्टेंट वाला फैक्टर बताया। ये फॉर्म बताइए, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं होता तो क्या मैं इसको आउटर में नोट करता? नहीं सर, हम डीक्यू को सीवीडीटी लिखेंगे ना? डीक्यू को सीवीडीटी लिखेंगे ना? फिर से बोलिए। तो हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई टेम्परेचर किसके लिए होती है डीक्यू को सीवीडीटी किसके लिए नोट करते हैं? बोलिए। ये डीक्यू को सीवीडीटी हमेशा नोट नहीं करते। ये तब नोट करते हैं जब ये हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम हम ले रहे हैं और हीट ट्रांसफर भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, वो भी गैसीय सिस्टम के लिए। अगर हमारा लिक्विड है, सॉलिड है, तो हम इसको हीट कैपेसिटी टू चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे। सर बिल्कुल टेम्परेचर में तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना, तो ये 100 जो आपने मल्टीप्लाई किया, ये कैसा है? ये नहीं समझ आ रहा। वाटर के लिए चेंज हो रहा है। हाँ, तो मैंने ये 2 to 3 टाइम डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर ऑफ रिजर्वायर है वो हीट ट्रांसफर ऑफ वाटर का अपोजिट है कि नहीं? अब आप ये बताइए, अगर ये ट्रांसफर आप ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये थोड़ी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। बोलिए। तो हमें तो ये डीक्यू का अमाउंट चाहिए ना, और डीक्यू आप चेक करिए, वाटर के लिए चेंज हुआ है, टेम्परेचर नहीं हुआ। हाँ हुआ। अच्छा सर, तो सर आपने फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन सिखाई थी ना? किसके लिए? फर्स्ट लॉ के लिए लिमिटेशन सिखाई हाँ थी, जी। उसमें करना है। उसमें क्या करना है? तो आपने एग्जांपल लेके बताया ना, हाँ जी। वो चीज समझ में आ रही है। क्या नहीं समझ में आया बताइए। सर आपने बोला था कि कोई भी प्रोसेस में अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो फर्स्ट लॉ वैलिड होता है। हाँ। तो आप इस प्रोसेस में चेक करिए, इस प्रोसेस में चेक करिए, दोनों प्रोसेस में आपको इनिशियल एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम E1 + E2 है। प्रोसेस में हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर के बाद कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी E1 + E2 है। हाँ। कोई प्रोसेस होने से पहले और होने के बाद अगर एनर्जी सेम आता है तो कंजर्व्ड होता है। हाँ। जो आप पहले मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, बिफोर एंड आफ्टर इक्वल कर देते हैं उसको। हाँ। तो वही मैंने चेक किया, यहाँ पे तो सेम है, तो इसका मतलब कंजर्व्ड है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ वैलिड है, फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं हुआ। अब वही पार्ट मैंने इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन चेंज किया, तो न्यू प्रोसेस इसको कंसीडर कर रहा हूँ मैं, फिर से चेक किया तो सेम आ रहा है। जो सेम है तो एनर्जी कंजर्व्ड है, और एनर्जी जब कंजर्व होगा फर्स्ट लॉ वैलिड रहेगा। बट हम ये पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग भी बुक में पढ़े होंगे 12th लेवल से ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल, जहाँ पे भी थर्मोडायनामिक्स अप्रोच आया होगा। स्पॉन्टेनियसली हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जैसे वाटर खुद से अगर फ्लो करेगा तो हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाएगा, हाइट के हायर लेवल से लोअर लेवल पे वाटर फ्लो करेगा खुद से। अगर उसको आपको लोअर लेवल से हायर लेवल पे फ्लो कराना होगा, मूव कराना होगा, तो आपको पंपिंग करना पड़ेगा उसका, कहीं किसी मोटर से, किसी पंप सेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसको प्रेशर क्रिएट करके आपको उसको फ्लो कराना पड़ेगा। तो ये स्पॉन्टेनियसली नहीं है। तो ऐसे ही हीट अगर आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को प्रोवाइड करना है, जैसे आप रेफ्रिजरेटर में करते हैं, तो आपको कंप्रेसर से बात करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो हम कोई और पार्ट इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे। जो इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, जैसे ये थिंक किया कि अब की बार यहाँ पे फर्स्ट सैंपल से सेकंड सैंपल पे ही ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे सेकंड से फर्स्ट को ट्रांसफर होना है।
बट इनमें जो प्रोसेस एक्चुअल में पॉसिबल है वो तो प्रोसेस ये पॉसिबल है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग दोनों पॉसिबल हो रहे हैं, तो ये लिमिटेशन हुआ ना फर्स्ट लॉ का कि ये बताएगा ही नहीं कि प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं, या किस डायरेक्शन में करेक्टली हीट ट्रांसफर करेगा वो नहीं बताएगा। ये करेक्ट डायरेक्शन है, ये रॉन्ग डायरेक्शन है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। यही लिमिटेशन को मैंने एग्जांपल वाइज बताया। ओके सर, थैंक यू। मैं एग्जिट करता हूँ, नेक्स्ट क्लास 4:30 से स्टार्ट करना है।